नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं अवाम दूत न्यूज। अवाम दूत के स्पेशल एडिशन मास्टर न्यूज में आपका स्वागत है। आज एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ है जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के चेयरमैन हैं संचार विभाग के, सुशील आनंद शुक्ला जी। सुशील आनंद शुक्ला जी, आपका अवाम दूत में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहला ही सवाल मैं बिना लाग लपेट के पूछूंगा। प्रदेश में धर्मांतरण हो रहा है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पे यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। क्या वास्तविकता है? क्या सही में जो कांग्रेस है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है या फिर नहीं करती है? देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी का दिमाग का फितूर है। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी धर्म विशेष के, जाति विशेष के तुष्टीकरण में भरोसा नहीं करती है, न तुष्टीकरण का कोई काम करती है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हमारे मूल में, हमारे सिद्धांत में धर्मनिरपेक्षता है। आज़ादी के पहले से आज़ादी के बाद, आज़ादी की लड़ाई में भी हमने धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों के लिए संघर्ष किया और आज़ादी के बाद भी इस देश में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की स्थापना हो, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ संघर्ष किया बल्कि बलिदान भी दिया। भारतीय जनता पार्टी जब जहाँ जहाँ राजनीतिक रूप से कमज़ोर होती है वहाँ पे वो धर्म की आड़ लेती है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी मुद्दों के दिवालियेपन के दौर से गुजर रही है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार ने पिछले 3.5 साल में हर वर्ग के लिए काम किया। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ पे राजनीतिक रूप से कमज़ोर होती है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जनता का भरोसा खो देती है, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लग जाती है कि वो धर्म की आड़ में छुपे। छत्तीसगढ़ में यही स्थिति बनी है। छत्तीसगढ़ में 15 साल सरकार में रहने के बाद भारतीय जनता पार्टी 3/4 बहुमत से चुनाव हारी। पर जनता पर सुशील आनंद शुक्ला जी, जनता ने बहुत प्यार भी दिया है भारतीय जनता पार्टी को, बड़ी बहुमत दिलाई है। 2014 में भी दिलाई और 2019 में भी दिलाई। उनका कहना है कि यही प्यार 2024 के भी प्रधानमंत्री चुनाव में होगा। अभी यही प्यार कहीं अगर छत्तीसगढ़ में देखने को मिल गया तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की फिर यहाँ पे सरकार 2023 में जो चुनाव होने वाले वो नहीं बन पाएंगे। तो कांग्रेस पे हमेशा ये आरोप लगते रहे हैं। मैं फिर एक बार पूछूंगा कि एकदम स्पष्ट रूप से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस पे हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण का मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, इसका हमेशा आरोप लगा रहा है और निष्पक्ष रूप से कांग्रेस कभी भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई। राहुल गांधी जी जब चुनाव आता है तब जनेऊ धारण करके मंदिर जाते हैं, ऐसा क्यों? चुनाव से पहले क्या राहुल गांधी जी को मंदिर याद नहीं आता है? देखिए, आपके सवाल में ही विरोधाभास है। एक तरफ सवाल ये किया जाता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण करती है, दूसरी तरफ नजीर यह दिया जा रहा है कि राहुल गांधी जनेऊ पहन के मंदिर जाते हैं। तो यदि राहुल गांधी जनेऊ पहन के मंदिर जा रहे हैं तो फिर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण कहाँ कर रही है? इस सवाल में ही इसका जवाब नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है। हम फिर बोल रहे हैं, चुनाव हम हार रहे हैं। चुनाव हारना, चुनाव जीतना एक अलग विषय है, लेकिन इस देश के जो संवैधानिक मूल हैं, इस देश के जो धर्मनिरपेक्षता का जो महत्व है, जो इस देश की ताकत है विविधता में एकता, उसके लिए संघर्ष करना कांग्रेस पार्टी का मूल सिद्धांत है। इसके लिए यदि हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जाएंगे कि हम मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहे हैं, हमारे ऊपर ये आरोप लगाए जाएंगे कि हम जनेऊ पहन के मंदिर जा रहे हैं, तो ये आरोप लगाने वालों की राजनैतिक कुदृष्टि है, उनकी राजनीतिक उनकी नीयत में खोट है। कांग्रेस पार्टी के लिए सभी धर्म बराबर है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। कांग्रेस पार्टी भारत के लोगों को भारत के नागरिक के रूप में देखती है। हिंदू है या मुसलमान है उसके लिए किसी अलग प्रकार से दृष्टिकोण, लेकिन सभी के जो राजनीतिक अधिकार हैं, सभी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, यदि कोई व्यक्ति मुस्लिम है इस कारण उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाएगा, या कोई व्यक्ति हिंदू है इस कारण उसके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जाएगा, तो कांग्रेस उसके विरोध है। बीजेपी तो ये कह रही कि मुस्लिम का हनन करे ना करे, पर कहीं ना कहीं बीजेपी का तो एकदम सीधा सवाल है कि मुस्लिम का हनन करे ना करे, पर 70 वर्षों से हिंदुओं का हनन हुआ है, हिंदुओं के धर्म को नुकसान पहुंचा है, हिंदुओं के
कांग्रेस काल में हिंदुओं को लेकर के बहुत सारी चीजें बताई गई कि हिंदुओं को नुकसान हुआ, हिंदुओं के मंदिरों को नुकसान पहुंचाई गई है, फिर भी कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रख पा रही है। देखिए, एक चीज याद रखिएगा आप कि इस देश में हिंदुओं का सबसे ज़्यादा नुकसान कभी हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के काल में हुआ है। कांग्रेस पार्टी के काल में हिंदुओं का कभी नुकसान नहीं हुआ, मुस्लिमों का नुकसान कभी नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी के काल में आज एक एक आदमी की बात करिए ना, कलेक्टिव रूप से देखिए ना, तो आप कलेक्टिव रूप से देखेंगे कांग्रेस पार्टी ने इस देश को आज़ादी दिलाने के बाद इस देश के नवनिर्माण के लिए संघर्ष किया। भारतीय जनता पार्टी ने जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी, फिर दोहरा रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से दिवालिया होती है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक रूप से कमज़ोर साबित होती है, तब वह धार्मिक विद्वेष पैदा करती है। भारतीय जनता पार्टी के पास में रोटी कपड़ा मकान कभी एजेंडा था ही नहीं। उनका एजेंडा सिर्फ धर्म से धर्म को लड़ाना। ये सब भारतीय जनता पार्टी की दिमागी फितूर है। कांग्रेस पार्टी के ऊपर में आरोप लगाने के पहले भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाना चाहिए कि जब जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करती है, वहाँ पे वो धार्मिक विद्वेष पैदा करती है, विश्व दमन पैदा करती है। तो भारतीय जनता पार्टी का ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता। कुछ समय के लिए इस प्रकार का उन्माद पैदा होता है। धर्म की अफीम एक ऐसी अफीम है जिसको चटाने के बाद में एक पूरे वर्ग को आप मदहोशी में डाल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक आप एक पूरे जीवित समाज को, जीवित राष्ट्र को धर्म की अफीम चटा के बहका नहीं सकते हैं। एक चुनाव, दो चुनाव, लेकिन उसके बाद हर आदमी को आवश्यकता है, आदमी को आवश्यकता है रोटी कपड़ा मकान और शिक्षा की। आदमी को आवश्यकता है जब व्यक्ति के उसके निजी आवश्यकताओं के ऊपर में प्रहार होगा। जिस प्रकार से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आज पेट्रोल डीजल के दाम 100 रुपये हो गए, रसोई गैस के दाम 1150 रुपये हो गए, शिक्षा आम आदमी की पहुंच से दूर जा रहा है, रुपया $1 के मुकाबले महंगाई कांग्रेस काल में भी बढ़ रही थी। उनका कहना है जब बढ़ा तो आप 2014 का डेटा उठा के देखिए, 2013 का डेटा उठा के देखिए, 2012 का देखिए, 2005 से क्या डेटा 2012 का महंगा नहीं था, 2011 से डेटा कोई 2012 का महंगा नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि महंगाई कांग्रेस के जमाने में भी थी, बीजेपी के जमाने में सिर्फ महंगाई नहीं है, डॉलर के रेट कांग्रेस के जमाने में भी गिरी थी, जीडीपी कांग्रेस के जमाने में भी गिरी थी। अंसारी जी, यदि आप महंगाई के उनके सवालों को उठाएं, बहुत बढ़िया सवाल किया है। मैं चाहूँगा कि 1 मिनट मुझे उस सवालों का जवाब भी उसी तफसील से देने दिया जाए। कांग्रेस के ज़माने में डॉलर जब 52 रुपया था, तब यही नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा था कि रुपये और प्रधानमंत्री में होड़ लगी है, कौन कितना ज़्यादा नीचे गिर सकता है। आज डॉलर 80 रुपये पहुँचा। जब 2014 में श्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री थे, तब डॉलर की कीमत 52 रुपये थी। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में डॉलर 28 रुपये गिरा है। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में डॉलर 14 रुपये गिरा था। मनमोहन सिंह जी जब अटल बिहारी वाजपेयी जी से सत्ता हस्तांतरित हुई थी मनमोहन सिंह जी के पास, तो मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल में डॉलर में गिरावट मात्र 14 रुपये की हुई थी और आज 28 रुपये की गिरावट हुई। महंगाई की बात करेंगे आप, जो सिलेंडर 400 रुपये में मिलता था, वो सिलेंडर आज 1150 रुपये में मिल रहा है। 35 रुपये प्रति लीटर में पेट्रोल देने का वादा किया था इन्होंने, आज पेट्रोल कितना हो गया? 105 रुपये। 35 रुपये वादा, फिर भी लोग बीजेपी कह रही है कि जब इतना महंगा चीजें है, जब इतनी महंगाई हमने बढ़ा दी है, इतनी जीडीपी दरें गिरा दी है, फिर भी सरकारें हमारी कैसे जीत रही है? हम हर क्षेत्र में, हम हर राज्य में सरकार बना ले रहे हैं ना। फिर देखिए, एक गिलास पानी है, उस पानी में आप शक्कर डालेंगे, उस शक्कर के घुलने की एक क्षमता है, एक क्षमता के बाद शक्कर घुलना बंद हो जाएगा। तो नरेंद्र मोदी की शक्कर अब घुलना लगभग बंद होने की स्थिति में है। ये जो महंगाई की मार है ना भाई साहब, आम आदमी को समझ आता है। अब आप परेशान हो रहा है, ये जो इनके भक्त लोग हैं ना, बिलबिला रहे हैं महंगाई के कारण। और आने वाले समय में आप देखिएगा, पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव को अब नरेंद्र मोदी की जीत नहीं थी,
इनके छद्म राष्ट्रवाद की जीत थी। आज तक पुलवामा के हत्यारे सामने नहीं आए। क्यों नहीं आए? इन्होंने अपने आप को देश का सबसे बड़ा राष्ट्रवादी दल घोषित किया था। चीन हमारे अंदर तक पहुंच गया, प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं। नेपाल हमको आंख दिखाता है, पाकिस्तान हमको आंख दिखाता है, बांग्लादेश हमको आंख दिखाता है। हमारे देश के सबसे वीर 56 इंच सेना वाले प्रधानमंत्री कहाँ घुस गए हुए हैं? नरेंद्र मोदी जी के आने से बोला जा रहा है कि भारत सशक्त हुआ है, भारत में सशक्तिकरण हुई है, भारत एक डेवलपिंग कंट्री से उठ के एक डेवलप कंट्री बनी है। और आप बोल रहे हैं कि बांग्लादेश आग दिखा रहा है। उनके तो संबंध सारे देशों से अच्छे हैं। वो तो दिख रहा है। चीन 100 किलोमीटर तक अंदर घुस गया। डोलकाम में क्या हुआ, किसी छुपा हुआ नहीं है। तो ये बता, पाकिस्तान के साथ हमारे, नेपाल के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमसे ज़्यादा बेहतर स्थिति में बांग्लादेश के मुद्दा की स्थिति है। तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री कहाँ पे भारत को सशक्त बनाए हैं? भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को बताना चाहिए। प्रधानमंत्री सशक्त बने हैं भारतीय जनता पार्टी की IT सेल के पोस्टों में। प्रधानमंत्री सशक्त बने हैं अपने जुमलेबाजी के भाषणों में। प्रधानमंत्री भारत सशक्त नहीं बना है, भारत कमज़ोर बना है। और आपको बता दूं कि बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी की जो शक्कर घुलना जो है अब बंद हो चुकी है। बहुत जल्दी लोगों का जो खुमार था वो निकल चुका है। देश अब इस चीज़ को समझ चुका है कि इन्होंने देश को बर्बाद किया है। देश को अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए, देश को रोटी कपड़ा मकान चाहिए। हिंदू मुस्लिम की जो इनकी नीति थी, अब देश उससे बाहर आ चुका है। अभी धर्म से धर्म को लड़ाने की जो इनकी नीति है बहुत ज़्यादा दिन नहीं चलने वाली। देखिए, एक अहम सवाल पूछ रहा हूँ मैं। अकलतरा में पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ, बीजेपी ने राजभवन का घेराव किया, कांग्रेस की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? सरेआम अपराधी गिरफ्तार हो गए। अपराधी ने खुलेआम चुनौती दिया कि जिस दिन मैं बाहर आऊंगा फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए, जब सलाखों के पीछे अपराधी जाता है तो सारी हेकड़ी निकल जाती है। भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक घटना का राजनीतिकरण करने का प्रयास किया। ये वही प्रदेश है जहाँ पे हर तीसरे दिन एक सामूहिक दुराचार की घटना होती थी। ये वही प्रदेश है जज की राजधानी में महिला कांस्टेबल के साथ दुराचार हो जाता था और 1 हफ्ते तक पुलिस अपने ही कांस्टेबल के साथ हुए सामूहिक दुराचार की रिपोर्ट इसलिए नहीं करती थी कि पुलिस की बदनामी होगी। ये उसी प्रदेश की राजधानी रायपुर है जहाँ के सूदखोर के गुर्गों ने कर्जदार की बेबी को ऑटो में घुमा घुमा कर सामूहिक दुराचार किया और रिपोर्ट नहीं दर्ज की जाती थी। ये वही प्रदेश है जहाँ पे झलिया मारी आमाडारा में हमारी 6 साल से 12 साल के मासूम बच्चियों के साथ, बताने में रोमा खड़ा हो जाता है, मासूम बच्चियों के साथ सामूहिक दुराचार की घटना होती थी और सरकार बीजेपी सीधा कांग्रेस के बीजेपी सुनिए, पूरी बात सुनिए। अंसारी जी सब बात सवाल की और जवाब पूरा लीजिए आप। जी 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 जी, धैर्य रखिए थोड़ा सा जी। ये वही प्रदेश है। आप बताइए, झलियामारी के कांड, झलियामारी की रिपोर्ट लिखने में कितना, आप पत्रकार हैं, झलियामारी की रिपोर्ट लिखने में कितना समय लगा था? 2 महीने तक विपक्ष को पद यात्रा करनी पड़ी थी कांकेर से लेकर रायपुर तक। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद में इन्होंने FIR दर्ज किया था। तो उस आज अपराध, मैं नहीं मानता कि अपराध नहीं हो रहे हैं, निश्चित तौर पर अपराध हो रहे हैं। अपराधों में कमी आई है। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि महिलाओं के प्रति अपराधों में छत्तीसगढ़ में भाजपा के राज में, कांग्रेस राज में 64% की कमी आई है। लेकिन आज अपराधी सलाखों के पीछे तो जा रहे हैं, सरकार मुंह तो नहीं छुपा रही है, FIR तो दर्ज हो रहे हैं। पर बीजेपी का ये भी बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है जो प्रदेश में वो ठीक नहीं है। बीजेपी के 15 साल के कार्यों में हमने बहुत सुचारू रूप से चलाया, पर ये 3.5 साल का जो कार्य है उसमें भी ये ठीक से नहीं चला पा रहे लॉ एंड ऑर्डर को। बहुत सारे क्राइम रेट में बढ़ोतरी हुई। आप जिस दिन उनके बाइट देखे रमन सिंह की, जिस दिन उन्होंने राजभवन का घेराव किया, पूरी तरीके से कांग्रेस को घेर कर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। अब मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूँ, आपने सवाल खड़ा किया है। ये आंकड़े NCRB के हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के, जो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा हर साल। इन आंकड़ों के हिसाब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आने के बाद
और भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार थी उसके हिसाब से कुछ अपराधों का डिस्क्रिप्शन है, आप देखिए, जिसमें नक्सली घटनाओं का भी डिस्क्रिप्शन है। महिलाओं के प्रति अपराधों में 58% की कमी आई है कांग्रेस की सरकार बनने के बाद। हम नहीं कर रहे, एनसीआर भी कर रहा है। 62% की कमी आई है जो संगठित अपराध थे। 72% की कमी आई है लूट चोरी डकैती जैसे अपराधों में। नक्सलवादी घटना में छत्तीसगढ़ में 80% की कमी आई है। 80%। इस चीज़ को केंद्रीय गृह राज्य मंत्रालय मानता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में 6 महीना पहले जो बयान दिया था उसमें उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में कमी आई है। जो छत्तीसगढ़ नक्सलवादी घटनाओं के नाम पे बदनाम था। रमन सिंह क्या बात करेंगे, जब उन्होंने सरकार संभाली थी तो सिर्फ 3 ब्लॉक में नक्सलवाद था। आज छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद रमन सिंह के सरकार के दौरान 14 जिलों तक पहुंच गया था। आज छत्तीसगढ़ में, उसी छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी घटनाओं में यदि 80% की कमी आई है तो ये भूपेश बघेल के सरकार की उपलब्धि है। ये हमारी सरकार की नीति है, विश्वास, विकास, सुरक्षा। ये भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। वो मुद्दे क्रिएट करना चाहती है। कभी धर्मांतरण की बात करते हैं, हमने तो चैलेंज किया था, एक भी धर्मांतरण के केस आप जाके FIR दर्ज करवाइए, कार्रवाई होगी। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून लागू है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का नेता क्यों नहीं गया FIR करवाने? सिर्फ मुंह की बात करना एक अलग विषय होता है। कवर्धा में उन्होंने धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की और उसको लेके जब नगरीय निकाय के 2nd टर्म के चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 2 एजेंडा लेके गई थी, धर्मांतरण और सांप्रदायिकता। जनता ने इनको जनता के सामने इनको मुंह की खानी पड़ी। तो भाजपा इस समय एजेंडा विहीन है, मुद्दा विहीन है। इस प्रकार की चीज़ें करेंगे राजनीति में। घर में थोड़ी बैठेंगे। घर में बैठेंगे तो आप लोग क्यों दिखाओगे? तो इस प्रकार की बातें करेंगे, लेकिन इस सारी चीज़ों का कोई भी सर पैर नहीं है। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि धर्मांतरण को लेकर के बीजेपी कह रही है कि हमारा एजेंडा ही है संस्कृति की रक्षा करना, भारतीय परंपराओं की रक्षा करना, हम भारत की संस्कृति को बचाने का काम करते हैं। ये सख्त बयान है बीजेपी के तरफ से। देखिए, एक चीज बता दूं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति को बचाने का काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी भारत की संस्कृति को विद्रूपीकरण करने का काम करती है, भारत की संस्कृति पे प्रहार करती है। भारत की ये संस्कृति नहीं है कि पड़ोसी के घर में पत्थर मारो। भारत की संस्कृति नहीं है कि 4 मवाली किस्म में लोग मोटरसाइकिल में घूमें और जय श्री राम का नारा लगा के कहीं पे भय और आतंक पैदा करें। भारत की ये संस्कृति है कि गले मिलना, भाईचारा, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता, ये भारत की संस्कृति है। आज से नहीं है, अनादिकाल से। जिन भगवान राम के नाम लेके बात करते हैं, उन भगवान राम ने सबरी के झूठे बेल भी खाया था और केवट को गले भी लगाया था। तो भारतीय जनता पार्टी देश की संस्कृति को बनाने का काम नहीं कर रही, देश की संस्कृति को बिगाड़ने का काम कर रही है। भारत की संस्कृति में विद्वेष, दुर्भावना कहीं नहीं है। भारत की संस्कृति में सिर्फ और सिर्फ सामाजिक समरसता है। अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ का हमेशा से तिरस्कार करती है। एक आखिरी सवाल एकदम पूछूंगा मैं, इस बार चुनावी मुद्दे क्या होंगे? 2023 में चुनाव है, आप लोगों ने चुनाव की तैयारियां भी चालू कर दी होगी, दौड़ा भी सब अलग अलग मंत्रियों का, अलग अलग लोगों का दौड़ा देखने को मिल रहा है। इस बार जो 2023 में चुनाव कांग्रेस लड़ने वाली है, कुछ अहम मुद्दे बताना चाहेंगे? जो कहा सो किया। 2023 में जो कमिटमेंट भूपेश बघेल की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने किया था, भूपेश बघेल की सरकार ने उन सारे कमिटमेंट को पूरा किया। हमने अभी तक 3.5 साल में अपने जन घोषणा पत्र के 90% से अधिक वादों को पूरा कर दिया। ये बड़ा कमिटमेंट हमने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कांग्रेस के जन घोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिए जो काम शपथ लेने के पहले घंटे से शुरू किया था, वो आज दिनांक तक जारी है। और कांग्रेस का आम आदमी को सशक्तिकरण करने का जो वादा था, किसानों से किया गया वादा, किसानों के कर्ज माफ़ी का वादा, किसानों को उनकी उपज का पूरा पैसा देने का वादा, 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा, महिलाओं की सशक्तिकरण का वादा, अनुसूचित जनजाति के लिए लघु वनोपज के 62 से लघु वनोपज की खरीदी, तेंदुपत्ता बोनस की राशि बढ़ाना, तमाम जो हमारे सरकार के काम हैं,
यही काम आने 2023 के चुनाव में हमारे चुनावी मुद्दे रहेंगे। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में साहस नहीं है कि हमारी सरकारों के कामों, हमारी सरकार के कामों के खिलाफ में एजेंडा बना के जनता के बीच में जाए। भाजपा कोशिश करेगी हिंदू मुस्लिम करे, भाजपा कोशिश करेगी धर्मांतरण करे, लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब देश की जनता जागरूक हो चुकी है। देश की जनता स्वामी आत्मानंद स्कूल के नाम के बारे में पूछेगी। 15 साल तक आपकी सरकार थी, आपने क्यों आत्मानंद स्कूल नहीं बनाया भाई? आप भी चाहते तो आप भी बना सकते थे। छत्तीसगढ़ की जनता पूछेगी, वन अधिकार पट्टे आप भी दे सकते थे। 5.5 लाख से अधिक वन अधिकार पट्टे लंबित थे। जब कांग्रेस की सरकार कर सकती है, 3.5 साल में कर सकती है, तो 15 साल में आपने क्यों नहीं किया? छत्तीसगढ़ की जनता इनसे पूछेगी कि भैया आपने जो आदिवासियों की जमीन थी, भू अधिग्रहण कानून 2013 के हिसाब से यदि वहाँ टाटा ने संज्ञान नहीं लगाया तो आदिवासियों को, आप भी तो हरदेव जंगल की कटाई कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि हमारे शासनकाल में हमने आवंटन नहीं किया और अभी कांग्रेस ने आकर आवंटन कर दिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों से जाके पूछिए कि कोल खदान का आवंटन का काम किसका होता है। थोड़ा संविधान का अध्ययन कर लें, उतने झूठ बोलें जो जनता को पच जाए। कोल खदान का आवंटन का काम भारत सरकार का होता है। पर्यावरण अनुमति केंद्रीय पर्यावरण अनुमति देता है। छत्तीसगढ़ सरकार तो सिर्फ पर्यावरण को सेकेंडरी अनुमति देती है, और वो भी जब भारत सरकार ने कोल खदान का आवंटन किया तो उसके बाद सेकेंडरी अनुमति। यदि वास्तव में साहस है और वास्तव में ऐसा लगता है कि हरदेव अरण्य में कोल खदान नहीं होनी चाहिए, तो मोदी जी से बोल के रद्द करवा दें और राजस्थान गवर्नमेंट को दूसरी कोल खदान आवंटित करवा दें। हमको कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो उस वन को संरक्षित करने के लिए जो 400 वर्ग किलोमीटर का हाथी अभ्यारण्य था, हमने उसको 19,000 वर्ग किलोमीटर किया था। तो ये अंतर है। भारतीय जनता पार्टी लोगों में सिर्फ भ्रम पैदा करती है। ठीक बोल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।